एक लास्ट यूनिट है पार्टनरशिप एक्ट का, एंड दैट इज यूनिट नंबर 2. लेट्स रिवाइज एंड देन we'll move on to the past examination papers. Relation of a partner to third parties. कुछ देर पहले ही हमने देखा क्या म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? अरे हाँ है ना. अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टनर्स, कैन वन पार्टनर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स? अरे हाँ है ना. अ पर्टिकुलर पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और इसी पार्टनर की एक्ट फर्म को बाइंड करेगी. इसी पार्टनर की एक्ट फर्म को बाइंड करेगी. कब बाइंड करेगी? जब आपने ये काम किया है इन द नेम ऑफ द फर्म एंड बीइंग विद इन योर ऑथोरिटी. क्या हुआ? ठीक है, अब वो रिवाइज कर रही थी, मैं सेक्शन अब कंप्लीट कर लेती हूँ, आधा हो चुका है. कुछ चीजें हैं जो इंप्लाइड नेचर में नहीं होती है. अगर आपको ये काम करना है, यू हैव टू टेक एक्सप्रेस पावर्स. जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, किसी के अगेंस्ट केस जो फाइल किया था उसको विड्रॉ करना, किसी की क्लेम को रेलिंक्विश करना, अपने पर्सनल नाम पे बैंक अकाउंट खोलना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और एडमिटिंग एनी लायबिलिटी. ये चीजें करने का पावर आपके पास इम्प्लाइड नहीं होता है. अगर ये पावर आपको चाहिए, क्या आपको एक्सप्रेसली लेना पड़ेगा. इन्हीं पावर्स को आप बढ़ा भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो. इसी को कहते हैं एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लायबिलिटी. बट नाउ इफ द थर्ड पार्टी इज अवेयर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, फर्म लायबल है या नहीं है? तो फर्म लायबल नहीं होते. बट इफ द थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, देन द फर्म विल बी लायबल. ये कुछ सेक्शन मैंने बीच में से रिवाइज कर लिए, 18, 19, 20, 21 एंड 22. नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग ऑन टू चार्ट नंबर 3.4. पेज नंबर 3.4 आए क्या? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. सेक्शन नंबर 9. हर एक पार्टनर की कुछ जनरल ड्यूटीज होती है. कौन सी जनरल ड्यूटीज होती है? जब कभी भी वो बिजनेस कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, he has to think about the greatest common advantage of the, और फिर अपने बारे में सोचना है. साथ साथ में पूरा इंफॉर्मेशन क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ट्रू अकाउंट्स क्या रेंडर करना पड़ेगा, एंड along with that he will also have to be just and faithful to each other. क्या पार्टनरशिप क्रिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट? तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये ट्रस्ट को आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए. अगर पार्टनर ने कुछ ऐसा कांड किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है, विल ही बी लायबल फॉर इट टू द फर्म? एंड इनफैक्ट कांड मतलब सोच समझ के आपने कुछ फ्रॉड किया है. बट और एक पॉइंट है जो कहता है आपके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से भी अगर फर्म को नुकसान हुआ है तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को
फॉर द नुकसान बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंट बिहेवियर। और अगर आपने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है, फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगा, मतलब द पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाई अगर उसने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा उठाया है। हाँ या ना? सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। डज एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? HUF में ऐसा नहीं होता है। HUF में तो ये राइट सिर्फ, कंपनी में भी ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट का अधिकार सिर्फ डायरेक्टर्स को दिया जाता है, बट पार्टनरशिप फर्म में चीजें कुछ अलग है। पार्टनरशिप फर्म में एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। यस, मैनेजमेंट बोलो या कंडक्ट बोलो, बोलो तो फर्स्ट राइट ऑफ एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू। सिर्फ इनके साथ रिवीजन चालू है क्या? बाकी सब लोग ऑडियंस बन के आए हैं तो बोलो ना। बताओ, पॉइंट नंबर 1, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट। जब कभी भी आप कोई डिसीजन लेते हो, डू यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड? चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप अकेले डिसीजन नहीं ले। यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, और आपको पूछने के बाद ही जो भी मेजॉरिटी कहता है उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। यस और नो गाइस? Every partner has a right to access and take copies of the books of the partnership firm. Whether you are a sleeping partner or an active partner will not make a difference. In fact, even a minor has a right to call for the books of accounts. And even a minor can inspect the books of the partnership firm. आगे, general rule कहता है, आप firm के partners हो। In fact, as a partner, you are the owner of the partnership firm. You are the आपको जो मिलने का अधिकार है वो है राइट इन द प्रॉफिट्स। आप खुदगर्ज होके प्रॉफिट भी मांग रहे, रेम्यूनरेशन भी मांग रहे, ऐसा नहीं कर सकते। तो जनरल रूल बोलता है, जनरल रूल, दैट यू डू नॉट हैव द राइट टू आस्क फॉर रेम्यूनरेशन। आपको जिसका अधिकार है दैट इज द प्रॉफिट। आपको जिसका अधिकार है दैट इज द, यू डोंट हैव अ राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। बट अगर आपने डीड के तहत पार्टनर को राइट दिया है रेम्यूनरेशन पाने का, तब आप क्या रेम्यूनरेशन मांग सकते हो? Along with that, no partner has a right to demand for interest on capital. You don't have the right to demand interest on capital. But अगर आपके डीड में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट का अधिकार दिया गया है, तब फिर आप क्या वो डिमांड कर सकते हो? अगर आपने कुछ एडवांसेस दिए हैं, so you have a right to receive the interest on the advances, but this interest cannot be more than 6% per annum. Yes or no, guys? Next, partnership property. So partnership property is sometimes also known as the joint stock property, also known as the partnership assets, also known as the joint estates. ये एसेट्स किसी एक को बिलोंग करती है या सभी की होती है? इनफैक्ट टैंजिबल एसेट्स के साथ साथ इज इवन गुडविल अ पार्ट ऑफ योर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? अरे हाँ है ना? कल जाके अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है या वाइंड अप हो रहा है, क्या आप एसेट्स को बेच सकते हो? एसेट्स को या तो आप इंडिविजुअली बेच सकते हो या इकट्ठा बेच सकते हो। इसी एसेट में आप गुडविल के लिए भी दाम लगा सकते हो। यस और नो गाइस? पार्टनर जब कभी भी बिजनेस करता है, खुद के नाम पे बिजनेस करके क्या अपनी जेब में पैसे रख सकता है? अगर उसने ऐसा कुछ कर भी लिया, जितना प्रॉफिट कमाया है क्या फर्म में अकाउंट करना पड़ेगा? जब तक इनफैक्ट वो पार्टनर है, वो कंपीटिंग बिजनेस भी शुरू नहीं कर।
कल जाके अगर उसने कंपीटिंग बिजनेस शुरू किया है, while he is a partner in the partnership firm, whatever profit has been earned has to be added in the books, in the profits of the partnership firm. कोई भी नया पार्टनर आया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, नेचर आपने चेंज किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है. राइट्स और लायबिलिटीज जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही अभी भी चेंज के बाद रहेगी. सो बेसिकली इवन आफ्टर देयर इज अ चेंज इन द फर्म, नया पार्टनर का आना, पुराने पार्टनर का जाना, बिजनेस चेंज करना, फर्क नहीं पड़ता है. राइट्स और ड्यूटीज जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही रहेगी. यस और नो गाइस? ये 18, 19, 20, 21, 22 अभी ब्रेक के बाद जस्ट तुरंत मैंने रिवाइज करा था. एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर. बिजनेस करते वक्त अगर पार्टनर ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए, ये रिप्रेजेंटेशंस फर्म को बाइंड करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशंस फर्म को बाइंड करेंगे. एनी नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर will be considered as a notice to the firm. एक्टिव पार्टनर को अगर किसी चीज के बारे में पता है तो माना जाएगा सारे पार्टनर्स को इस बारे में पता है. सो दिस इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर एज अ नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स. माना जाएगा सभी पार्टनर्स को इस बारे में खबर है. यस और नो गाइस? Liability to third parties. The partners are jointly and severally liable to third parties. Right of transfer of partners' interest. आप याद कीजिए, सलमान अरबाज एंड सोहेल और मलाइका अरोरा खान. क्या तुम्हें याद है? अगर अरबाज चाहे, अगर अरबाज चाहे क्या अपना इंटरेस्ट मलाइका को ट्रांसफर कर सकता है? मलाइका को एक ही राइट है. व्हाट इज द राइट? व्हाट इज इट? राइट टू क्लेम द प्रॉफिट्स of the partnership firm. Right to claim the profits. Right to claim the profits. She cannot demand for the books of the partnership firm. She cannot participate in the management of the partnership firm. The only right that she has is right to get the profits of the partnership firm. और वाइंडिंग अप के वक्त शी हैज द राइट टू डिमांड द सरप्लस एसेट्स. दैट्स इट. उसके अलावा और कोई राइट मलाइका को नहीं है. मलाइका इज द ट्रांसफरी, इज द शी इज द. सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी. Transferee has only one right, and that is to claim the profits. And on dissolution, surplus assets. She cannot inspect the books, she cannot demand the accounts, she cannot participate in the management of the partnership firm, she cannot challenge the accounts of the partnership. अरे हो कि नहीं? Can you create a partnership with a minor? But can a minor be admitted to an existing partnership firm? Only for the a minor has all the rights to share the profits. In fact, he can also inspect and take copies of the accounts of the partnership firm. He can sue the other partners for the accounts and for his share. आज वो बालक है, बट कल क्या वो मेजर बनेगा? मेजर बनने के बाद
या इस फैक्ट के बारे में पता चलने के बाद कि अब वो पार्टनर है विद इन अ पीरियड ऑफ he has to decide whether he wants to continue in the partnership firm as a partner or he wants to discontinue being a partner. Introduction of a partner. कोई भी नए बंदे को या बंदी को अगर आप पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, you will require the consent of किसी की एक की मर्जी से इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर नहीं हो सकता है. रिटायरमेंट भी तभी हो सकता है व्हेन यू आर टेकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, तभी आपका रिटायरमेंट इफेक्टिव होगा. बट अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देने के साथ साथ आपको पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ेगी फॉर रिटायरमेंट. जब तक आपकी पब्लिक नोटिस नहीं मिलती है आपका रिटायरमेंट इफेक्टिव नहीं है. एक्सपल्शन. पहली बात तो एक्सपल्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. आपके पास पावर होना चाहिए टू एक्सपेल द पार्टनर एंड दिस एक्सपल्शन शैल बी डन इन गुड फेथ. गुड फेथ के 3 बच्चे हैं, बोलो. नोटिस देना चाहिए, opportunity of being heard, and this expulsion shall be in the interest of the partnership firm. जैसे ही कोई पर्सन insolvent डिक्लेयर होता है, the firm will have to go for a dissolution. बट अगर आपने स्पेसिफिकली अग्री किया है किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व नहीं होगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस. अरे ऐसा ना होगा इस वैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके डेथ से फर्म भी डिसॉल्व. बट अगर आपने स्पेसिफिकली अग्री किया है कि नहीं जिसकी डेथ हुई, जो जाने वाला था वो तो चले गया, बट सर्वाइविंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो क्या सर्वाइविंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? आप आउटगोइंग पार्टनर हो, जनरल रूल कहता है आउटगोइंग पार्टनर सेम बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकता. बट अगर उसने कुछ चीजों का ख्याल रखा, ही इज नॉट यूजिंग द फर्म नेम, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, ही इज नॉट ट्राइंग टू सॉलिसिट द कस्टमर्स, तो ऐसे केस में ही मे स्टार्ट अ कंपीटिंग बिजनेस. बट अगर आप चाहो आप पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रेंट एंड ट्रेड का अग्रीमेंट लगा सकते हो, और ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का अग्रीमेंट अगर रीजनेबल समय और रीजनेबल जगह पे लगाया गया है, ऐसा अग्रीमेंट वैलिड है. आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो बिजनेस करने से तो भी वैलिड है, तो भी because it's acting as one of the exceptions of restraint of trade, Indian Contract Act 1872. अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसके 3 एक्सेप्शन, उसमें से ये एक एक्सेप्शन है. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकते हैं जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता है? या तो फिर दे कैन ऑल्सो डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum. So whatever is the financially good decision will be taken by the legal representatives of the deceased partner. अगर आपने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है फर्म को और कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म में, तो वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक हो जाता है फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. So this is all about the Indian Partnership Act 1932.